discuss 11th portion Chemistry NEET 2021. We will solve all those questions which are from 11th chemistry part. I'll provide you video solutions of 11th portion. So if you really like my channel, please do subscribe and share with your like ones. So let us start the topic. Start करते हैं concept को. स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे. These questions are only from 11th part और 12th में ऑर्गेनिक बहुत इजी आई थी. तो पहले हम ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक 11th पार्ट का देखेंगे. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच वाज बेस्ड अपॉन नॉमेनक्लेचर. यूजुअली नॉमेनक्लेचर में क्वेश्चन नहीं आते हैं बट इस साल आया था. So the question is correct structure of 2,6-dimethyl DEC4-ene is. 2,6-dimethyl DEC4-ene is. तो मुझे बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा. Now tell me guys what will be the answer. What will be the answer? 2,6-dimethyl DEC4-ene is. This is question number first which has been asked. 2,6-dimethyl DEC4-ene is. वेरी गुड वेरी गुड. देखो यहाँ पे 2,6-डाइमिथाइल. तो देखो हमें ढूंढना है 2 और 6 पे डाइमिथाइल. हमें ढूंढना है 2 और 6 पे डाइमिथाइल. हमें ढूंढना है 2 और 6 पे. देखो अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6. ना दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप. और 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 6 पे भी मिथाइल ग्रुप है. मतलब इट इज 2 4 डाइमिथाइल. दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10. मतलब इट इज डेक. डेक मींस 10 कार्बन एटम्स. ना आप देखो 4 पे ईन ग्रुप है, देयरफॉर इट इज 2, 6 डाइमिथाइल. दिस इज 1 मिथाइल ग्रुप, दिस इज अदर मिथाइल ग्रुप. और 4 पे हमारा ईन है, मतलब 4 पे ईन है. There are 10 carbon atoms, therefore it is DEC4-ene. So the right option for this question is this. तो यहाँ से आप जल्दी से इनको इग्नोर कर सकते थे. देखो this is carbon 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. It is 2,5-dimethyl, so this is wrong. यहाँ पे देखो this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. This is 2,6-dimethyl. लेकिन यहाँ पे हमें कार्बन नंबर 3 पे ईन ग्रुप है, therefore this is also wrong. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 6. लेकिन यहाँ पे आपको 5 कार्बन पे ईन ग्रुप है, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 कार्बन पे ईन ग्रुप. देयरफॉर द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस वन. क्लियर? नहीं 3 कहाँ आएगा तनवीर. देखो यहाँ पे 4 पे ईन है, 1 2 3 4 पे ईन है. देयरफॉर दिस इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन from nomenclature. Usually questions are not asked from nomenclature, but this year they have picked one question. Now see, this is one more question हमने discuss किया. इसको dihedral angle of least stable conformer of ethane is. तो मैंने बताया था आपको conformation of ethane में हमारे पास एक होता है staggered form और एक होता है हमारा eclipsed form. तो यहाँ पे लिखा है लीस्ट स्टेबल. मुझे बताया इन दोनों में कौन लीस्ट स्टेबल है. विच वन इज लीस्ट स्टेबल? वेरी गुड. तो यू नो दैट स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल बिकॉज इसमें रिपल्शन कम है. एंड इक्लिप्सिड इज द लीस्ट स्टेबल वन. दिस इज द लीस्ट स्टेबल. तो कैसे देखेंगे इसमें हम डायहेड्रल एंगल. हम इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे. तो देखो इथेन मॉलिक्यूल हमारे पास ये है. जब भी आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनानी है तो आप इस कार्बन को फ्रंट कार्बन मान के इसके मतलब इसकी जगह हम डॉट लिखते हैं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स लिखते हैं. Isn't it? This is 1 methyl group and this carbon is the back carbon. इस कार्बन को हम सर्कल लिखते हैं ना. इक्लिप्सिड फॉर्म में बहुत ज्यादा रिपल्शंस होते हैं. मतलब इसका हाइड्रोजन इसके साथ होगा, मतलब ये उसके ऊपर होगा. हाइड्रोजन इसके ऊपर होगा, हाइड्रोजन इसके ऊपर होगा. ना खुद ही देखो अगर ये हाइड्रोजन इसके ऊपर होगा व्हाट विल बी द एंगल. एंगल इनके बीच में 0 डिग्री होगा. तो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज 0 डिग्री. क्लियर? बिकॉज इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है, ये इसके ऊपर आ जाता है. दैट्स व्हाई इट इज 0 डिग्री. So the right option for this question it is 0 degree. Clear? Now let us move to the question number 3. So the question number 3 is this. ये question भी हमने in detail discuss किया है. Sets of rule, sets of product and Hofmann product.
द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हमें यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, मतलब हमें बनाना है 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमोपेंटेन इज दिस। Now this is 2 ब्रोमोपेंटेन। यहाँ पे 2 ब्रोमोपेंटेन को हमें क्या करना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है। 2 ब्रोमोपेंटेन को हमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, बस इजी है ये। यहाँ से यहाँ से आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, 2 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। एक प्रोडक्ट आपको मिल सकता है यहाँ से, एक प्रोडक्ट यहाँ से। तो देखो कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल सकते हैं। नाउ सी, ये मेरा कार्बन एटम है जिसपे हैलोजन अटैच है, मतलब दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब देयर आर 2 पॉसिबल वे, या तो दिस इज पाथ ए, दिस इज पाथ बी। अगर इस हाइड्रो लेट इट बी दिस इज पाथ ए, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे, मैं इसको लिखूंगा CH2 एंड H, मतलब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को निकाला, दिस इज पाथ ए। अगर मैं पाथ ए से हाइड्रोजन को निकालूंगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बनेगा वी विल हैव दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वी विल हैव दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकालूंगा, लेट मी राइट इट CH एंड H, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकालूंगा, दिस इज पाथ बी, दिस इज बीटा कार्बन एटम। बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकालना है और यहाँ से ब्रोमीन निकालना है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस हाइड्रोजन को लॉस करना है और हैलोजन को भी लॉस करना है, तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट, दैट विल बी दिस प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब मुझे बताओ विच इज सेट्ज़ाफ प्रोडक्ट एंड विच इज होफमैन प्रोडक्ट। तो देखो ये जो प्रोडक्ट है इट इज लीस्ट स्टेबल, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, this is more substituted product is सेट्ज़ाफ प्रोडक्ट। so this is सेट्ज़ाफ प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, this is सेट्ज़ाफ प्रोडक्ट। तो इसका नंबरिंग आप दे दो, this is 1 2 3 4 5, तो ये 2 पेंटीन है। तो देखो यहाँ पे पेंटटूइन बनता है, तो इसने आंसर वहीं से लिखा है 2 पेंटीन बनता है, तो हमें आंसर की चिंता भी नहीं है, therefore it is सेट्ज़ाफ रूल। तो अगर ये बोलता है इट्स 1 पेंटीन, अगर यहाँ पे लिखता पेंट 1 इन है, देन इट वाज होफमैन रूल, इजंट इट। तो ये क्वेश्चन पे हमने क्या डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सेट्ज़ाफ प्रोडक्ट को एलिमिनेशन रिएक्शन में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिलेशंस बताए थे CP एंड CV में। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिलेशन, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। बस यहाँ पे ये आंसर था, बहुत ही सिंपल रिलेशन थी, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। दिस इज अगेन फ्रॉम 11th पोर्शन, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। इस रिलेशन को हमने डिस्कस किया है, इजंट इट, किया है या नहीं किया है। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन था, यहाँ पे मैच करना था लिस्ट A विद लिस्ट B। हमारे पास पहला जो कंपाउंड है दैट इज PCl5, तो हमें PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे, दिस इज 1/2। फास्फोरस के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट ग्रुप भी 5 है, 5 प्लस 5 इज इक्वल 10, दैट्स 10/2। 10/2 इज इक्वल टू 5 मींस 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स मींस 1s p3 एंड d। तो जब भी आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है विदाउट लोन पेयर, व्हाट इज द जियोमेट्री, जियोमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका मिलेगा हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब A का हमारा फोर्थ होगा। तो देखो A का फोर्थ ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 4th में है, मींस ऑप्शन 2nd एंड ऑप्शन 3rd आर कैंसल। नाउ द 50% क्वेश्चन इज राइट, देयरफॉर आप B का देखेंगे। तो पहला वाला जो है इसके साथ मैच होगा हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इजंट इट। ना हमारे पास SF6 है, तो सल्फर के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 मोनोवैलेंट ग्रुप्स, 6 plus 6 is equal to 12/2, 12/2 is equal to 6, means hybridization is sp3d2। so whenever you have sp3d2 hybridization, it's octahedral structure, isn't it। so SF6 के साथ मिलेगा हमारा थर्ड, तो B के साथ थर्ड, B के साथ थर्ड, मतलब यहाँ तक दोनों करेक्ट है। अब C पे आते हैं और इस पे आते हैं BrF5। तो हमारे पास BrF5 है, अब हमारे पास बच गया BrF5 और हमारे पास बच गया BF3। तो पहले आप BF3 का निकालो, बिकॉज इट्स वेरी इजी। BF3 को हमने कल ही डिस्कस किया था, 1/2। बोरॉन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट ग्रुप 3 है,
बोरॉन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 मोनोवैलेंट ग्रुप्स, दैट 6/2, दैट्स इक्वल टू 3। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट्स sp2। sp2 मींस इट इज ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर 2 बार आया है यही क्वेश्चन, इसी पेपर में 2 बार पूछा गया है। एक बार यहाँ पूछा गया है, एक बार एक अलग तरीके से पूछा गया है। तो BF3 के साथ हमारा आएगा ट्राइगोनल प्लानर। मतलब डी के साथ हमारा सेकंड आता है, डी के साथ सेकंड आता है, मतलब दिस वन। तो बस बचता है हमारा BRF5। BRF5 विल बी मैच्ड विद स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा, ए का 4th आ रहा है और बी का 3rd आ रहा है, दिस इज बी का ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, सी का 1 आ रहा है, BRF5 का स्क्वायर पिरामिडल आ रहा है। देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत डिटेल में, लॉट ऑफ एग्जांपल्स, हमने इन सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था 11th में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल में रिच बिकम्स रिचर। एंटी मार्कोनिकॉफ में आपको हाइड्रोजन उस कार्बन को ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन कम है। मतलब यहाँ इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को चुनो, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब आपको H और Br को ऐड करना है। ये देखो, ये हमारे पास पेरोक्साइड है, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। जब भी पेरोक्साइड होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। अगर मार्कोनिकॉफ होता है हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे आपका Br अटैच होगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे Br अटैच हुआ है इस कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे लगता है जब भी हमारे पास पेरोक्साइड होते हैं। तो एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ Hi, इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? तो ये देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन था। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया है। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास CH3F है, तो यहाँ वही कंसेप्ट लगेगा, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी। मतलब दिस विल बी वीक बॉन्ड, दिस विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। CH3F का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा compared to CH3Cl, compared to CH3Br, compared to CH3I, so the correct option is option number 2। क्लियर? तो मुझे बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या पढ़ा है आप लोगों ने? एक बार बोलो, क्या ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, या नीट वालों ने ये सब पढ़े थे अब तक जो मैंने डिस्कस की? 11th वाले बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, दिस इज अगेन वन क्वेश्चन, 5-6 दिन पहले ही इसको पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो आप कैसे कहोगे विच इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस सर, भी हाँ, यस सर, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें मोर एक्टिव मेटल, मोर एक्टिव मेटल, मोर एक्टिव मेटल displaces less active metal, that is displacement reaction, displaces less active metal। बस दिस इज द फंडा ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो, क्रोमियम और अल्युमिनियम को, अल्युमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज मोर रिएक्टिव मेटल। ये डिस्प्लेस करता है, देखो Cr2O3, यहाँ पे Cr को डिस्प्लेस करता है अल्युमिनियम, हमारे पास बनता है Al2O3 प्लस Cr हमारा बाहर निकल आता है। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितना इजी क्वेश्चन आया था फ्रॉम रिडॉक्स रिएक्शन। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम रिडॉक्स रिएक्शन। और कितना इजी क्वेश्चन आया था। दिस एग्जांपल इज डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। तो बहुत सारा क्वेश्चन टेक्स्ट से डायरेक्टली मतलब नहीं आया था, जैसे लोग कहते हैं कि लाइन बाय लाइन नहीं आया था, मिला के आते हैं क्वेश्चन। अब देखो, दिस इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था फ्रॉम इक्विलिब्रियम इस साल। एक्सपेक्टेड क्या था? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड था, नहीं आया था। पीएच एक्सपेक्टेड था, डायरेक्ट पीएच नहीं आया था। तो पीएच ही पूछा गया है, लेकिन पीएच ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट विद वीक बेस। तो देखो यहाँ पे दिया गया है pKb ऑफ डाई मिथाइल एमाइन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड। तो डाई मिथाइल एमाइन हमारे पास है, दिस इज डाई मिथाइल एमाइन, दिस इज डाई मिथाइल एमाइन, दिस इज अ बेस। और हमारे पास जो है एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड।
दिस इज एसिटिक एसिड। तो बेस का दिया है पीकेबी, इसका दिया है पीकेबी, इट्स इक्वल टू 3.27। इसका दिया है पीके, इट्स इक्वल टू 4.77। ये दिया है पीके एट ए गिवन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर टी पे दिया गया है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर पीएच ऑफ, तो इनको मिला के हमें साल्ट बनाना है। तो साल्ट कैसे बनेगा, देखो साल्ट कैसे बनेगा, डाईमिथाइल अमोनियम एस्टेट बनता है, डाईमिथाइल अमोनियम एस्टेट। तो डाईमिथाइल अमोनियम एस्टेट बनाना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा डाईमिथाइल अमोनियम एस्टेट, अमोनियम एस्टेट। तो बस यहाँ पे देखना है हमें ये कौन सी बेस है और ये कौन सा एसिड है। दिस इज वीक बेस एंड दिस इज वीक एसिड, मीन्स दिस इज अ साल्ट ऑफ वीक बेस वीक एसिड। तो अगर हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड है तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को लगा के हम पीएच निकाल सकते हैं। फार्मूला 4 मैंने बताई थी, इसमें कौन सी फार्मूला लगती है, 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ पीकेबी। बस इतना सारा लिखना था, बस क्वेश्चन आपका खत्म, सारे वैल्यूज दिए गए हैं। 7 प्लस हाफ ऑफ पीके दैट इज 3.27 minus half of pkb that is minus half of pkb that's half of 4.77। तो इस चीज को आप अगर सॉल्व करोगे, इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे, योर आंसर विल कम आउट टू बी 7.75। ये बात हमने हाइड्रोलिस कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स में डिस्कस किया है। तो एक बार आप मेरा वीडियो वहां पे देख सकते हो, मुझे लगता है यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, among the following, ये क्वेश्चन भी 2-4 दिन हमने पहले डिस्कस किया है। among the following alkaline earth metal halides one which is covalent। तो पहले हमें देखना है इनमें से सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है, one which is covalent and soluble in organic solvents। तो जो भी कोवलेंट होते हैं वो soluble in organic solvents। तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, स्ट्रोशियम क्लोराइड SrCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। मुझे बताया इनमें से सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा है। बस फजन रूल को अप्लाई करना था, यहाँ पे हमें फजन रूल को अप्लाई करना था। स्मॉलर द कैटाइन मोर इज कोवलेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो मेरा, वेरी गुड वैस, वेरी गुड। तो रोज में कहता था फजन रूल पे कोवलेंट कैरेक्टर पे क्वेश्चन आएगा, रोज में आपको कहता था इस पे क्वेश्चन आएगा, इजंट इट। तो देखो यहाँ पे क्लोराइड तो सबके केस में है, मतलब एनाइन सेम है। तो हमारा कैटाइन जो यहाँ पे है दैट विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोशियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और बेरिलियम 2 प्लस। तो बेरिलियम का साइज स्मॉल है, स्मॉलर द कैटाइन लार्ज इज कोवलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर बनेगा, अगर मैं ऑर्डर बनाऊंगा, इट विल बी बेरिलियम 2 प्लस, उसके बाद इसका साइज स्मॉल है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, देन मैग्नीशियम 2 प्लस, its covalent character will be more than that of strontium 2 plus, इसके हैलाइड का, then more than that of नहीं कैल्शियम 2 प्लस, उसके बाद स्ट्रोशियम 2 प्लस। तो बेरिलियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, therefore it will be more soluble in organic solvents, less soluble in water। अगर वाटर पूछा होता तो less soluble। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, isn't it? क्या ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था? मतलब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे क्लास 11th में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमने डिस्कस किया है। तो दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन है। क्या ये ऑर्डर ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ? तो यहाँ पे बताया गया है कि HI इज मोर एसिडिक कंपेयर टू HBr which is more acidic compared to HCl which is more acidic compared to HF। This order is correct order, why? Because an acid is a species which gives H plus ion। तो H plus ion कौन जल्दी देगा, वो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। Since HI bond is a weak bond, therefore it can readily give H plus ion, that's why it is more acidic। So statement first is correct। statement second को देखो, बस इसकी explanation है, as the size of क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस, जब इनका साइज इंक्रीज होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो क्लियरली बात है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। तो यही क्वेश्चन वहां पे आया था, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया था। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो डिक्रीज हो जाती है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर हुआ ये? नाउ सी द स्ट्रक्ट, ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस नहीं किया है बट वी विल डिस्कस इट, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक डील कर रहे हैं आजकल।
ये क्वेश्चन आने वाले लेक्चर्स में होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड इन वेपर फेज इज। तो सॉलिड स्टेट और वेपर फेज में पूछा गया है इसकी स्ट्रक्चर को। तो सॉलिड स्टेट और वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर, तो बेरिलियम क्लोराइड जो है it exists in the form of dimer. Beryllium chloride exists in the form of dimer. So this is the dimeric structure of, sorry, this is beryllium chloride, dimeric structure of beryllium chloride. लेकिन अगर हम बात करेंगे दिस इज डायमेरिक स्ट्रक्चर, तो अगर हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट में इट एग्जिस्ट्स इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। दिस इज वेपर फेज स्ट्रक्चर, दिस इज वेपर फेज स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं इनको कहते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड्स, इनको कहते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड्स, ये ब्रिजिंग बॉन्ड्स होते हैं। तो इन सॉलिड स्टेट व्हाट हैपेंस, इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। In solid state, it exists in the form of polymeric structure. Polymeric structure मतलब ऐसे होगा polymeric structure. This is polymeric structure. तो नीट वालों को ये मैंने पढ़ाया था, 11th वालों को अभी नहीं पढ़ाया है। This is the solid state structure, मतलब like this. It will polymeric means in the form of chain structure. So in solid state, it will form chain, and in vapor phase, it will form dimer. So option number 1 is the correct option. क्लियर? सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ ये। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जिस फ्रॉम अगर मैं इसको थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करूंगा, यू कैन सॉल्व इट बाय द कांसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मुझे पता इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नजर मार के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस एक नजर से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे पता इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैंने ऑप्शन नंबर 4 नहीं लिखा है बिकॉज इन्हीं 3 में से आंसर है आपका। तो मुझे पता कौन सा आंसर हो सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे फॉर अ रिएक्शन A gives B, हमारे पास रिएक्शन है A gives B, enthalpy of the reaction is delta H of reaction is given, it is -4.2 kilojoules per mole। अब मुझे बता अगर डेल्टा H नेगेटिव होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका प्रोडक्ट जो होगा उसकी कम एनर्जी होगी। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, दिस इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस यही एक ग्राफ आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से मैच कर रहा था, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। केमिकल काइनेटिक से भी निकाल सकते हो इसको, आप थर्मोडायनामिक्स से भी निकाल सकते हो इसको, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन डायग्राम से भी आप इसको निकाल सकते हो, कोई भी कंसेप्ट आप यूज करके इसको निकाल सकते हो। बस अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, isn't it? देखो कितना इजी क्वेश्चन था ना। द कंपाउंड वी शोज मेटामेरिज्म इज, तो दिस क्वेश्चन मैंने इसको जीओसी में पढ़ाया है मेटामेरिज्म को। तो देखो मेटामेरिज्म कौन शो करेगा यहाँ पे, ये वाला तो मेटामेरिज्म शो नहीं करता है बिकॉज इसमें आपका कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई मतलब और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर दिस विल नॉट बी द आंसर। इसको खत्म करो। अब आपके पास C3H6O है, जरा इस C3H6O की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, हमारे पास कीटोन की स्ट्रक्चर बनेगी, दिस इज कीटोन स्ट्रक्चर। Is there any other possible way I can write the structure of this stone? There is no possible way, therefore इसकी एक ही फॉर्म बनती है, this will not show metamerism। Metamerism means एक ही फंक्शनल ग्रुप, आपके एक ही फंक्शनल ग्रुप के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। तो अगर मैं इस ऑप्शन को देखूंगा C4H10, तो मेरे पास ये कंपाउंड होगा, ईथर होगा, CH3O, CH2, CH3। तो देखो 1 2 3 4 C4 है, तो यहाँ पे एक और CH3, 1 2 3 4 हो गया C4H3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 एंड O। तो देखो यहाँ पे मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, आई विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ईथर, आई विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ईथर। तो यहाँ पे O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। So this is structure first, this is structure second, these two are isomers and they are known as metamers, so this is the correct option। अगर इसको देखोगे C3H8O, तो देखो CH3O, CH2, CH3, क्या इसकी एक और स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर एक और बन सकती है लेकिन दैट विल बी आइडेंटिकल। तो देखो
मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, दिस एंड दिस इज आइडेंटिकल, देयरफॉर दिस कैन आल्सो नॉट शो मेटामेरिज्म। क्लियर? मेटामेरिज्म बहुत ही इजी था, मतलब जीओसी में सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन इस साल आया था, isn't it? तो सबको क्लियर हुआ मेटामेरिज्म का कंसेप्ट, मेटामेरिज्म कैसे करते थे, मतलब कैसे मेटामेरिज्म को सॉल्व किया जाता था, सबको क्लियर हुआ? जीओसी में पढ़ा है, जिन बच्चों ने बीच में क्लासेस लेने छोड़ दिए थे उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। तो देखो ये वाला कंपाउंड, ये मैंने कितनी बार पढ़ा है, एम्पिरिकल फार्मूला 2-4 दिन पहले इस पे एक वीडियो बनाया था। तो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें दो ही एलिमेंट्स है, एक इसमें कार्बन है और एक इसमें हाइड्रोजन। तो दिया गया है कि कार्बन की परसेंटेज 78 है, यहाँ पे इसकी परसेंटेज है 78। अगर इसकी परसेंटेज 78 है तो 100 माइनस 78 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स 22। बस परसेंटेज अगर खत्म पता चल गया तो उसके बाद इनका मास, तो कार्बन का मास 12 है और इसका मास 1 है। उसके बाद मोलर रेशियो निकालना है, मोलर रेशियो मीन्स 78 डिवाइड बाई 12, 78 डिवाइड बाई 12 मीन्स 12×6 72, 12×5 तो इट विल बी 6.5। तो यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 1 इट विल बी 22 डिवाइड बाई 1 दैट विल बी 22। तो ये इनका मोलर रेशियो आ गया। मोलर रेशियो निकालने के बाद हमें सिंपलेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है, सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो। तो 65 6.5 डिवाइड बाई 6.5 मतलब दोनों को डिवाइड करना है सिंपल नंबर जो है उनसे। यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 6.5, तो दिस विल कम आउट टू बी 1, दिस विल कम आउट टू बी 3। तो देयरफॉर द रेशियो इज कार्बन जो हमारे पास है दैट्स 1 और हाइड्रोजन जो है दैट इज 3। तो द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्या ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था? मुझे वो जल्दी से बोलो, क्या ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था? हमने ऐसे कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमने सॉल्व किए थे, isn't it? तो इट वाज अ वेरी वेरी इजी पेपर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो देखो बस यहाँ पे आपका आंसर है, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर कभी भी एक्सपेंशन होगा तो मुझे बोलो एंट्रोपी क्या जीरो आएगी या इंक्रीज हो जाएगी? एंट्रोपी विल इंक्रीज, मतलब दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। एंट्रोपी विल इंक्रीज, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। तो या तो हमारा पार्ट सेकंड आंसर है या तो पार्ट थर्ड आंसर है। So in under isothermal conditions, now you know that in isothermal conditions delta U is equal to 0, therefore this is the right answer. बस क्वेश्चन में वही से आंसर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सी, एक बार फिर यही क्वेश्चन आया है, मैच करना है हमें। तो मुझे बोलो HI इज ग्रेटर देन HBr देन HCl देन HF। HI की क्या जाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट है। हमें लिखना है विच इज नॉट करेक्टली मैचड, गिवन सीक्वेंस इज नॉट करेक्ट। तो दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। हमें देखना है विच इज नॉट करेक्ट। तो देखो यहाँ पे H2O, उसके बाद H2S, उसके बाद H2Se, हाइड्राइडिस का केस है। उसके बाद हमारे पास H2T। तो मैंने कहा था हाइड्राइड के केस में डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। तो अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, एसिडिक नेचर मतलब pKa कम होगा, पीके वैल्यू डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग पीके, तो यहाँ पे होना चाहिए डिक्रीजिंग पीके। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्लियर? Which of the following molecule is non-polar in nature? तो मुझे बता non-polar कौन है? This is again from dipole moment। तो बताया था मैंने dipole moment is again very important। जिसकी regular geometry होगी that is non-polar in nature। regular geometry मतलब linear, regular geometry मतलब trigonal planar, रेगुलर जियोमेट्री मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल पेंटागोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। या आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, दिस इज P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, मतलब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है इस मॉलिक्यूल में, ज्यादा डाइपोल मोमेंट है 3 क्लोरीन की वजह से नीचे है। तो यहाँ हो गया, अगर आप SbCl5 की स्ट्रक्चर देखोगे इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d और इसकी जियोमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। whenever we have this type of regular geometry मतलब we will have this type of compound। आप इसको रिलेट कर सकते थे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ, वहां पे भी आपका आंसर आता। तो दिस इज वन प्लान
इसका डायपोल मोमेंट है 0 और इसका डायपोल मोमेंट भी 0, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका 0 है, इट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो ऑक्सीजन 2-10 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन -10 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सोडियम +10 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम 2+10 इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैग्नीज 2+25 इलेक्ट्रॉन्स, आयरन 3+25 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे देखते हैं मैग्नीज 2+, Fe3+। तो मैग्नीज 2+ के केस में हमारे पास 3d5 4s2, 2+ के केस में इनको लास्ट करो, इसके केस में हमारे पास 3d6 4s2, इनको लास्ट करो, और इसमें से एक को लास्ट करो 3d5। दिस इज अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन जो आया था, दिस वाज अगेन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द क्लास। यहाँ पे ग्राफ दिया था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर था, यहाँ पे वॉल्यूम था। तो यहाँ पे 3 ग्राफ्स दिए गए थे, दिस वाज ग्राफ 1 एंड दिस वाज ग्राफ 2 एंड दिस वाज ग्राफ 3। तो यहाँ पे 3 टेम्परेचर दिए गए थे, T1, T2 एंड T3। तो मुझे पता इनकी रिलेशन, तो मैंने कहा था आंखें बंद करके यहाँ से आप एक लाइन खींचो, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, बस यहाँ से प्रेशर को रिलेट करो, प्रेशर देखो, उसके बाद PV इज इक्वल टू nRT लगाओ। PV इज इक्वल टू nRT, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। अब देखो प्रेशर, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, therefore T3 is greater than T2 is greater than T1। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज दिए गए थे 600 केल्विन, 400 केल्विन एंड 200 केल्विन, दिस विल बी द राइट आंसर। तो ये ग्राफ मैंने आपको क्लास में समझाया, इजंट इट? सब बच्चे बोलो, क्या ये ग्राफ मैंने आपको क्लास में समझाया था या नहीं? सब बच्चे बोलो, क्या ये ग्राफ आपको क्लास में मैंने समझाया था या नहीं? 11th वाले बोलेंगे, 11th वालों को मैंने ये ग्राफ पढ़ाया था, आंखें बंद करना है, एक लाइन डालनी है, उसके बाद आपको जेई का रिपीटेड क्वेश्चन है, हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस इन जेई, वेरी गुड। तो दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट से आया है ये क्वेश्चन। ट्राइटियम ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। तो जैसा आपको पता है कि ट्राइटियम जो है इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो व्हेन इट डिकेज इट इमिट्स बीटा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, इट ऑलवेज इमिट्स बीटा पार्टिकल। तो ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था। BF3 इज प्लानर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान इसमें, और आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताया इसका आंसर, दिस इज BF3। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज 1/2। बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 मोनोवैलेंट ग्रुप्स है, दैट इज 6/2। 6/2 इज इक्वल टू 3, दैट्स sp2। टोटल इलेक्ट्रॉन इज 2, 4 और 6। 2 दिन पहले डिस्कस किया है, sp2 एंड 6, इजंट इट? हाँ, वेरी गुड हमेरा, 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, इजंट इट? 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था और मैंने बताया था ये क्वेश्चन आने वाला है। तो दिस वाज 11th पोर्शन। मैं देखूंगा कोई और क्वेश्चन मत रह गया। दिस वाज 11th पोर्शन, 24 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम 11th पोर्शन। आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को क्लास में पढ़ा है, मैंने इन सारे क्वेश्चंस को क्लास में पढ़ाया है। मुझे बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को समझने में? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी क्वेश्चन? तो कल मैं लेके आऊंगा आपको, मतलब आप 12th के क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो मैं 12th वालों के साथ डिस्कस करूंगा। होपफुली कल नहीं, कल क्लास नहीं होगा शायद, तो परसों क्लास होगा, परसों मैं डिस्कस करूंगा। परसों हमारा डायरेक्टली क्लास होगा जो हम जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे जो भी 11th वाले हैं यहाँ पे मुझे बता, क्या आपने इन सारे क्वेश्चन को क्लास में पढ़ा था, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन? एक बार बताओ आप, क्या आपने इन सारे क्वेश्चंस को क्लास में पढ़ा? हुमैरा है, ओएस है, और यहाँ पे सीरत है। हाँ, कंफर्म करो कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन सब क्वेश्चंस को पढ़ा है। हाँ ओएस, वेरी गुड। तो इतना इजी होता है पेपर, बस ऑल क्वेश्चंस, वेरी गुड। हाँ ओएस, ऑल क्वेश्चंस को जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब आपने हमारे पास एडमिशन किया था,
तो मैंने प्रॉमिस किया था जो भी नीट पेपर आएगा उसके जितने भी 11th पोर्शन के क्वेश्चंस होंगे वो सब आपने पढ़े होंगे। दैट्स व्हाट आई कीप माय प्रॉमिस। तो यहाँ पे मैंने आपको आज दिखाया कि जो प्रॉमिस मैंने किया था दैट्स ऑल टुगेदर राइट। तो बस आपको क्या करना है, आपको आज से ही रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बाकी पढ़ा तो आप सब ने, आप सब ने सब कुछ पढ़ा है। यू ओनली नीड प्रैक्टिस, यू ओनली नीड प्रैक्टिस, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन। तो जो स्टडी मटेरियल हमने लाया था, अगर आपने वो स्टडी मटेरियल लिया होता ना, तो उस स्टडी मटेरियल से ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए। डायरेक्टली दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम दैट स्टडी मटेरियल, बट आप लोग लेते नहीं हो ना। All the questions were from study material. यहाँ पे कौन कौन अभी है? नीट वाला कोई है यहाँ पे अभी? नीट वाला कोई है यहाँ पे अभी? निगत, निगत आपने कैसा पेपर किया? शाफिया देखो कितना इजी। शाफिया वाजंट दिस पेपर इजी? क्या हमने सारा पढ़ा था?